ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं, और नेक्स्ट हम लोग का क्या है, दैट इज द स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देख लिए, अभी तक हम लोग लाइन इंटीग्रल देख लिए, सरफेस इंटीग्रल देख लिए, वॉल्यूम इंटीग्रल, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराया था लाइन इंटीग्रल पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टोक्स थ्योरम, फिर देखेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, है ना, स्टोक्स थ्योरम, और उसके बाद जो है ग्रीन्स थ्योरम एंड देन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो उन इन तीनों को पढ़ने के बाद फिर हम लोग जो है सभी पे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहले जो हम लोग देखेंगे किसको, स्टोक्स थ्योरम को। देखिए स्टोक्स थ्योरम क्या है, तो सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम जो दिया गया है वो दिया गया आपको लाइन इंटीग्रल एंड, स्टोक्स थ्योरम जो है वो लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल के जो है दोनों दोनों में रिलेशंस एस्टेब्लिश करता है। मतलब स्टोक्स थ्योरम ये है कि इट गिव्स ए रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। आपको लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के दोनों के लिए जो है रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, दैट इज वो होता है आपका क्या, स्टोक्स थ्योरम। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें लाइन और इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल दोनों का रिलेशन दिख रहा हो, तो वैसे क्वेश्चंस में हम लोग स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड पाथ। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि स्टोक्स थ्योरम आप वहां पे लगाएंगे जहां पे आपको क्लोज पाथ दिखे। क्लोज पाथ और क्लोज रीजन, क्लोज वॉल्यूम, ये अलग अलग है तीनों। तो क्लोज्ड पाथ की हम बात करेंगे, जो क्लोज्ड पाथ है आपका वो रीजन कैसा होना चाहिए। तो स्टोक्स थ्योरम एप्लीकेबल है केवल और केवल, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड पाथ के लिए। ये केवल एप्लीकेबल किसके लिए है, क्लोज्ड पाथ के लिए। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी एल है, इंटीग्रेशन और वेक्टर एफ डॉट डी एल, तो ये जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, ठीक है, डॉट, इसमें तीन चीज है, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है ही, साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर डीएस जो प्लेन है, जो भी आपका प्लेन है उस प्लेन पे ये जो है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और कर्ल वेक्टर एफ क्या है, तो कर्ल आप लोग को पता है डेल के साथ वेक्टर एफ का क्रॉस प्रोडक्ट करना। ठीक है, तो इस तरीका से ये आपका क्या दिख रहा है, वेक्टर एफ डॉट डीएल अभी हम लोग देखे थे, ये लाइन इंटीग्रल होता है और ये सरफेस इंटीग्रल। तो दोनों के रिलेशंस को एस्टेब्लिश करता है, यही क्या है आपका स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम लगाने के लिए दो चीज आपको ध्यान रखना है कि पहला, ये लाइन और सरफेस में ये रिलेशन को एस्टेब्लिश करेगा, दूसरा ये जो है आपको क्लोज्ड पाथ में हम इसको लगाएंगे केवल। देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर एफ। इस फार्मूला का ये स्टेटमेंट है। तो ये आपका यही मेन फार्मूला है स्टोक्स थ्योरम का। तो जब भी आप स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे, ये देखिए वेक्टर एफ डॉट डी एल ये होता है पूरा लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ, और ये जो आपका कर्ल वेक्टर एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस। तो इन तीनों का अलग अलग मीनिंग होगा। ठीक है, कर्ल वेक्टर एफ आप लोग को निकालना आता है, डेल के साथ करते हैं, वेक्टर एफ का क्रॉस प्रोडक्ट तो कर्ल निकलता है। एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, जो कि डीएस सरफेस पे। तो हम लोग अब जो है नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जरा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं कि स्टोक्स थ्योरम कैसे लगाना है। आपने फॉर्मूला देख लिया, स्टोक्स थ्योरम किसके बीच रिलेशन होता है, लाइन इंटीग्रल और सरफेस के बीच जो है ये रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। तो इसी पे देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इवेल्युएट एफ डॉट डी आर वेयर एफ इज दिया हुआ है, वेक्टर एफ एक दिया हुआ है अलोंग द कर्व, ये जो सी कर्व है एक्स इक्वल टू जीरो लाइन, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू बी, ये चार आपका लाइन दिया हुआ है। तो एक्स इक्वल टू जीरो जो होता है, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो लाइन, फिर एक्स इक्वल टू ए, तो ये आपका एक्स इक्वल टू ए हो गया, वाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स पे जो होता है वाई इक्वल टू जीरो हो जाता है, वाई इक्वल टू बी, ये हो गया आपका वाई इक्वल टू बी एंड एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो लाइन जो होता है ये वाई एक्सिस को बोलते हैं, और एक्स और वाई इक्वल टू जीरो लाइन एक्स एक्सिस होता है, और एक्स इक्वल टू जीरो लाइन वाई एक्सिस होता है। फिर ये आपका दो और भी पॉइंट है, एक्स इक्वल टू ए, और ये जो पॉइंट है वाई इक्वल टू बी पॉइंट। ठीक है, ये दो पॉइंट है। तो आप देखेंगे तो ये आपको चार लाइन 1 2 3 एंड 4 चारों लाइन से एक क्लोज्ड रीजन, क्लोज्ड जो है कर्व बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। क्लोज जो कर्व बन रहा है कैसा है, रेक्टेंगल। यहाँ देखिए चार स्ट्रेट लाइन है और चारों के चारों फोर स्ट्रेट इंटीग्रल्स यदि करेंगे, तो हम लोग जानते हैं ना इंटीग्रल जो है जैसे कि जीरो से लेके यहाँ तक है, तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है। इस टाइप पे भी एक क्वेश्चन देखे थे जिसमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लिए, इसका कोऑर्डिनेट लिख लिए, ये लाइन निकाल लिए। तो इस तरीका से हमें चार डिफरेंट जो है चार डिफरेंट लाइन सेगमेंट के लिए
लाइन इंटीग्रल वैल्यू इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट लिख के फिर यहाँ इनके बीच में लगा करके, है ना। तो ये जो है ये लंबा प्रोसेस होगा। ये इससे भी बनेगा, जैसे 4 स्ट्रेट लाइन है तो 4 लाइन इंटीग्रल हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा चारों लाइन इंटीग्रल पे, तो ये लेंदी प्रोसेस है। तो इसी को छोटा करने के लिए स्टोक्स थ्योरम दिया गया है। तो हर चीज का मीनिंग समझना आना चाहिए कि लाइन इंटीग्रल बनाएंगे तो इस क्वेश्चन को लाइन इंटीग्रल से यदि बनाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, लेंदी प्रोसेस होगा। इसी चीज को छोटा करने के लिए हम लोग स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हैं। देखिए क्लोज कर्व, उसके लिए कंडीशंस है स्टोक्स थ्योरम लगाने के लिए। सबसे पहले ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल कैसा बन रहा है आपका, क्लोज्ड पाथ। तो रेक्टेंगल तो बन ही रहा है लेकिन साथ में कैसा है, क्लोज्ड पाथ। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। अब स्टोक्स थ्योरम यूज करते तो हम लोग को पता है स्टोक्स थ्योरम जो होता है, देखिए जरा, अभी हम लोग देखे थे फॉर्मूला, क्या देखे थे, वेक्टर एफ डॉट डी एल जो होता है दैट इज डबल इंटीग्रल, है ना, ये होता है कर्ल देखिए अभी हम लोग देखे थे कर्ल, है ना, कर्ल वेक्टर एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस, ठीक है, डबल इंटीग्रल कर्ल वेक्टर एफ कैप जो है आपका इंटीग्रेशन वेक्टर एफ डॉट डी एल, ये होता है लाइन इंटीग्रल इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस, ठीक है। और क्या होता है, कर्ल कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, ठीक है, डॉट एन कैप इंटू डी ऑफ एस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कर्ल वेक्टर एफ निकालना पड़ेगा, फिर एन कैप निकालना पड़ेगा, फिर डी ऑफ एस निकालना पड़ेगा। देखिए जरा एक्स और वाई, तो एक्स वाई है तो सारा चीज हम लोग निकालेंगे, तो पहले कर्ल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कर्ल जो हो जाएगा आपका, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ निकालना है, तो क्या करते हैं कर्ल निकालने के लिए, तो सबसे पहले कर्ल निकालने के लिए हम लोग को पता है ये आई कैप, ये जे और ये के होता है, और कर्ल जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब डेल के साथ जो इस वेक्टर एफ का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, ये होगा क्या, डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स, डेल अपॉन डेल ऑफ वाई, डेल अपॉन डेल ऑफ जेड, और एक्स वाई और जेड। तो यहाँ देखिए वेक्टर एफ जो है आपका क्या है, ये है एक्स स्क्वायर एन प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये है -2xy, ठीक है। एंड आई का कोफिशिएंट है जे का, और के 0 है, ठीक है, के 0 है। तो यहाँ से कर्ल ऑफ वेक्टर एफ निकल जाएगा हम लोग का, ठीक है, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ निकलेगा। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं पहले इसको, देखिए क्या हो जाएगा, और ये आई कैप करेंगे तो ये कटेगा, यहाँ पे 0 था, है ना, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, और ये जेड के रिस्पेक्ट में तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ जे कैप, तो ये और ये कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, एंड माइनस जेड के रिस्पेक्ट में फिर से 0 हो जाएगा, एंड प्लस के कैप, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो -2y हो जाएगा, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में, और इधर हो जाएगा एंड माइनस अगेन माइनस, ठीक है, ये कटेगा तो ये आपका बना -2y, एंड फिर माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज द -2y, ठीक है। तो ये फर्दर कितना बन जाएगा, माइनस एंड माइनस -4y इंटू के कैप। ये अभी आपका क्या निकला है, कर्ल, ये निकला है कर्ल ऑफ वेक्टर एफ। अब हम लोग को क्या निकालना है, एन कैप, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपको जो प्लेन है वो प्लेन कैसा था, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। तो इस पे जो प्लेन पे एक्स और वाई प्लेन पे जो आपका परपेंडिकुलर होगा जेड एक्सिस होगा, है ना, परपेंडिकुलर, तो उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वेक्टर के, ठीक है। मतलब एक्स वाई प्लेन पे जो आपका परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो कौन सा, जेड एक्सिस में होगा, और जेड एक्सिस के अक्रॉस अलोंग जो है यूनिट वेक्टर आपका क्या है, के कैप। और जो आपका सरफेस है दैट इज डी ऑफ एस, वो क्या है, डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो आपका जो सरफेस है, जो आपका सरफेस है दैट इज
डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। ठीक है, सरफेस है डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई सरफेस हो गया आपका। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में पुट कर लेंगे सभी चीज़ों को। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, अब अप्लाई करेंगे हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी एल। इसी के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, डबल इंटीग्रल क्लोज, जो क्लोज कर पे पहले लिखते हैं कर्ल वेक्टर एफ, ठीक है, डॉट एन कैप इंटू डी ऑफ एस। इसी पे हम लोग बैठा लेंगे सभी को। कर्ल कितना आया है देखिए, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ कितना आया है, कर्ल वेक्टर एफ जो है माइनस ऑफ 4y एंड के कैप है, डॉट यूनिट वेक्टर भी आपका क्या है, के कैप है, इंटू डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वाई। अब वेरिएबल जो आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 से लेके a तक था, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0 से लेकर के y इज इक्वल टू b। ठीक है, जो पिछले जो कर्व था हमारा उसमें x इज इक्वल टू 0 से a तक, y इज इक्वल टू 0 से b तक। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहाँ से हम लोग को पता है कि ये जो दिख रहा है x इज इक्वल टू 0 से लेके a एंड y इज इक्वल टू 0 से लेके b। अब k और k का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है ना, तो ये 1 हो जाता है, तो 4y ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 4y डी ऑफ y एंड डी ऑफ x। यहाँ पे डबल इंटीग्रल आ गया, तो ये तो हम लोग जानते हैं डबल इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं। मैंने बताया है कि इसको कैसे सोल्व करना है, डबल इंटीग्रेशन डिपेंडेंट वेरिएबल चेक करना होता है, लेकिन यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 से a ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, y भी 0 से b ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब लिमिट कांस्टेंट होता है तो इस केस में किसी के भी रिस्पेक्ट में, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। तो पहले मान के चलिए मैं y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो -4 बाहर ले लिए, ठीक है, और y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 से लेके b तक। ठीक है, और आपका एक इंटीग्रेशन बाहर है जो कि 0 से है और कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक है इंटू डी ऑफ x। ठीक है, तो -4 बाहर है इंटीग्रेशन, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट पुट करेंगे तो, एंड इधर x इज इक्वल टू 0 से लेके a तक इंटू डी ऑफ x। अब बी स्क्वायर बाहर कर लेंगे, बी स्क्वायर बाई 2, तो -4 इंटू बी स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर चला गया, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा फ्रॉम 0 से लेके a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए जरा, -2b स्क्वायर हो गया इंटू ये पुट करेंगे अपर लिमिट तो a माइनस 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2ab स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -2ab स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीका से देखिए कि स्टोक्स थ्योरम हम कैसे यहाँ पे यूज किए हैं। आपको नॉर्मल बेसिक चीज पता होना चाहिए, जैसे कि कर्ल कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैंने कर्ल निकाला, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ निकाला, फिर ये एन कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है, तो आपको प्लेन चेक करना पड़ेगा कि वो जो क्लोज कर्व दिया हुआ है उस पर कौन से प्लेन है, तो उसका प्लेन ये डिफरेंशियल सरफेस हो गया, उस पर हम लोग को यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना था। तो ये इस तीन चीज को फाइंड आउट करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर और फिर डिफरेंशियल सरफेस। ठीक है, इन्हीं चीज को इस फार्मूला में पुट करके और फिर आगे तो सिंपल इंटीग्रेशन है जो कि डबल या ट्रिपल हो सकता है। तो स्टोक्स थ्योरम में तो लाइन और सरफेस का है तो डबल इंटीग्रेशन ही मिलेगा हम लोग को, और हम लोग को सोल्व करना आता है अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग जो है सोल्व कर लेंगे स्टोक्स थ्योरम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चंस। स्टोक्स थ्योरम के बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, पहले ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सभी पे। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट हम लोग का है ग्रीन्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम देख लिए, स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल और सरफेस के लिए था। अब हम लोग का जो है वो है ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम ये भी आपको यहाँ पे देखना है, इन 2 डायमेंशन में देखना है, 2D में देखना है। यहाँ भी देखिए वेक्टर एफ दिया हुआ है, ठीक है, एंड ऑल्सो द कर्व इन 2D XY प्लेन। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में XY प्लेन में, तो इस हिसाब से यहाँ भी देखिए ये जो है आपका अभी हम लोगों ने सोल्व किया था, स्टोक्स थ्योरम लगाया था। तो ग्रीन्स थ्योरम जो है ये भी आपको 2 डायमेंशंस में ही हम लोग को सोल्व करना है ग्रीन्स थ्योरम। जैसे यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर
के कैप है और जो डिफरेंशियल सरफेस है वो डी एक्स एंड डी वाई है। तो अभी हम लोगों ने निकाला था कर्ल ऑफ वेक्टर एफ निकाला था, यही निकल के आया था, ठीक है। तो अब देखिए जरा नेक्स्ट, जो ग्रीन्स थ्योरम है, आपको ग्रीन्स थ्योरम में आपको इस तरीका का फॉर्मेट मिलेगा कि एफ ऑफ एक्स के साथ जो है डी एक्स है एंड प्लस एफ ऑफ वाई इंटू डी ऑफ वाई, मतलब इंटीग्रल ऐसा रहेगा कि एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इंटू डी ऑफ वाई। तो इस फॉर्मेट में जब आपको इंटीग्रेशन दिया रहेगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, जो dx के कोफिशिएंट है ना, जो dx के कोफिशिएंट है जो कि आपका f ऑफ y है, तो उसको f ऑफ y को y के रिस्पेक्ट में, f ऑफ x को y के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डेरिवेटिव, और जो dy का कोफिशिएंट है f ऑफ y, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। जस्ट लाइक जैसे कि हम लोग जो पढ़े थे होमोजीनियस एग्जैक्ट कंडीशंस जो पढ़े थे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशंस आप लोग को यदि याद हो तो m इंटू डी ऑफ एक्स प्लस n इंटू डी ऑफ वाई किए थे, और जो कंडीशंस होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या कंडीशन होता है, ये जो होता है डेल m, तो m जो कि dx का कोफिशिएंट m है, तो उसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, y के रिस्पेक्ट में, वो बराबर होना चाहिए डेल n अपॉन डेल ऑफ x के। मतलब ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जैसे हम लोग कंडीशंस देखे थे, सेम टू सेम वैसा ही है ग्रीन्स थ्योरम। तो ये भी टू डायमेंशंस में इसको अप्लाई करना है, ठीक है। अब फॉर्मेट जो आपको ऐसे दिखना है कि dx के कोएफिशिएंट को यहाँ f ऑफ x बोल रहे हैं, यही आपका क्या है, जस्ट लाइक m जो यूज करें हम लोग, और d ऑफ y के कोएफिशिएंट को हम लोग n बोलेंगे। तो m को हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जो कि dx के m को, ठीक है, यहाँ dx का कोफिशिएंट m है तो उसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और dy का कोफिशिएंट n है तो उसको x के रिस्पेक्ट में करें। सेम टू सेम जो dx का कोफिशिएंट है उसको y के रिस्पेक्ट में करना है, और जो dy का कोफिशिएंट है उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो जो ग्रीन्स थ्योरम इस हिसाब से जो आपका बन जाएगा ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम के लिए हम लोग, ग्रीन्स थ्योरम के लिए ये फॉर्मेट है f ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स एंड f ऑफ y इंटू डी ऑफ वाई। तो dx के कोफिशिएंट को पार्शियली जो डिफरेंशिएट करना है वो y के रिस्पेक्ट में है, यहाँ देखिए, और जो dy के कोफिशिएंट है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। प्लस में ये माइनस जो साइन दिख रहा है ये साइन रहना ही चाहिए, ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वाई। इसी फॉर्मेट में इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये फॉर्मेट, ये जो फॉर्मूला का दिख रहा है, ये जो है आपका ग्रीन्स थ्योरम है। तो ग्रीन्स थ्योरम इन टू डायमेंशन प्लेन या 2D प्लेन। तो ग्रीन्स थ्योरम भी लगाएंगे हम लोग तो टू डायमेंशन प्लेन में ही लगाना है, टू डायमेंशन 2D में ही लगेगा, ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम। इसमें बस इतना ही चीज ध्यान रखना होता है, जैसे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन जैसा था सेम टू सेम यहाँ भी वैसा ही दिखेगा कि जो dx के कोफिशिएंट है उसको हम लोग को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, और जो y वाला है उसको x के रिस्पेक्ट में, उसके जो है साइन यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ जो साइन होगा दैट इज माइनस साइन। तो ये हो गया आपका ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। तो हम लोग दो पढ़ लिए, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। अब हम लोग देखेंगे जो थर्ड है हम लोग का, दैट इज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, देखिए ग्रीन्स थ्योरम हम लोग टू डायमेंशन 2D के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, देखिए इट गिव्स ए रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो जब सरफेस और वॉल्यूम में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, या सरफेस वॉल्यूम में जो रिलेशन देगा वो क्या है, आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो जब भी सरफेस और वॉल्यूम की बात हो रहा हो, ठीक है, कंडीशंस दिया हो ऐसा, तो हम लोग उसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द क्लोज्ड रीजन। ये भी किसके लिए है, क्लोज रीजन के लिए। अच्छा, ये क्लोज कर्व, क्लोज पाथ और ये क्लोज रीजन, तो ये रीजन है, रीजन का मतलब टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब क्लोज जो है वॉल्यूम पे। तो यहाँ पे यदि सरफेस क्लोज है, जैसे चार हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से एक सरफेस बना सकते हैं, है ना, वो वॉल्यूम नहीं बनेगा, बट यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। क्लोज रीजन का मतलब टोटल पूरा का पूरा वॉल्यूम होना चाहिए। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप तभी अप्लाई करेंगे जब सरफेस और वॉल्यूम में रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा हो, और ये एप्लीकेबल होगा क्लोज रीजन के लिए, मतलब क्लोज वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है वेक्टर एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल जो कि हम लोग अभी देखे थे। और यहाँ पे जो है ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी बी, ये वॉल्यूम। तो यदि हम बात करें तो सरफेस और वॉल्यूम ये रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहा है।